नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया केंद्रीय बजट 2024-25। बजट में 9 क्षेत्रों पर किया गया फोकस। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए जारी की जाएंगी 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में। देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी प्रमुख फसलों के लिए है उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिसमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को हुआ लाभ। और केंद्र सरकार देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दे रही है हर संभव मदद। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को मिलेगी सब्सिडी और किसानों को देश भर में किया जाएगा प्रशिक्षित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट को प्राथमिकताओं के लिए याद रखा जाएगा और साथ ही ये भी बताया कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिनमें कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास, साथ ही साथ अगली पीढ़ी के सुधार के लिए केंद्रित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपए है। Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे और खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स की निगरानी में जलवायु के मुताबिक फसलों के बीजों की नई वैरायटी को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि कृषि सेक्टर का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसीलिए किसानों के लिए यहां पर 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि कृषि क्षेत्र में शोध कार्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। विशेष तौर पर रिसर्च सेटअप भी तैयार किया जा रहा है। Priority 1, productivity and resilience in agriculture, transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. और वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस गरीब, महिला, युवा और किसानों पर है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है और साथ ही साथ किसानों को इससे भरपूर लाभ भी मिलेगा। Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayeं,
Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा और साथ ही सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले 2 साल में 1 करोड़ किसान पूरे देश में नेचुरल फार्मिंग को अपना लेंगे और इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग करने में सहायता दी जाएगी। In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और इसके लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे फेज की शुरुआत की जाएगी, जिसके जरिए हर एक मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना शहरी के दूसरे फेज की शुरुआत का ऐलान भी किया। उन्होंने बताया कि इसके केंद्र द्वारा करीब 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। Under the PM Awas Yojana Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. और भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी देश की बड़ी आबादी का हिस्सा कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों से जुड़ा हुआ है और देश और दुनिया की अन्न की जरूरत को पूरा करता है किसान। आज न केवल रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि सरकार देश के कोने कोने में समय समय पर प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन भी करती रहती है, जिससे किसान रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को जानकर प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही देश के लोगों को बिना केमिकल और बिना फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें, इसके लिए सरकार देश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।
इसी कड़ी में समय समय पर देश के अलग अलग राज्यों में प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सरकार किसानों का आह्वान कर रही है कि वो अपने खेत के एक हिस्से पर प्राकृतिक खेती करें। सरकार ने कहा है कि शुरुआती 3 साल में जब किसान प्राकृतिक खेती करेंगे तो पैदावार कम होगी और ऐसी स्थिति में सरकार किसानों को सब्सिडी देगी। साथ ही प्राकृतिक खेती से उगाए हुए अनाजों, फलों और सब्जियों की बिक्री से किसानों को 1.5 गुना ज्यादा दाम दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए अभियान चलाने की बात भी कही है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि वे देश के हर कोने में जाकर इसका प्रचार कर सके। देश के कृषि विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती के अध्ययन और खोज के लिए प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा, जिनकी मदद से देश में प्राकृतिक खेती को मदद मिलेगी और अन्न के भंडार भी भर जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती का अंतर भी समझा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में पानी की कम जरूरत होती है और ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। प्राकृतिक खेती की तकनीक जैविक खेती से भिन्न है क्योंकि जैविक खेती में खाद एवं जैविक कीटनाशकों का उपयोग बाजार से भी लाकर किया जाता है, जबकि प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के जैविक निवेश का उपयोग बाहर से नहीं किया जाता। इसमें उत्पादन को प्रकृति की शक्ति माना जाता है और कृषि क्रियाएं भी नहीं की जाती हैं। प्राकृतिक खेती में उत्पादन रासायनिक खेती पद्धतियों से कम हो सकता है, लेकिन लागत खर्च भी बहुत कम होता है, जिससे लाभ व्यय का अनुपात अधिक होता है। प्राकृतिक खेती में फसलें जैव व अजैव दवाओं का अपनी शक्ति से बचाव करती हैं, क्योंकि मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होता है, जिससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। प्राकृतिक खेती में लाभदायक एवं हानिकारक कीटों एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या संतुलित मात्रा में होती है। प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, आच्छादन आदि का उपयोग कर खेती की जाती है। पंचगव्य गौवंश से मिले पदार्थ का उपयोग जैसे कि गौमूत्र, गोबर, घी, दही, दूध आदि से मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस की कार्य योजना के क्रम में ICAR ने 100 दिन का रोड मैप बनाया है और इसी क्रम में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर OP यादव ने कहा कि 100 दिन के लिए हम एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और इसके अलावा फसलों में जलवायु अनुकूल किस्में और जैव संवर्धित किस्में शामिल भी की जा रही हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के 100 दिन के रोड मैप पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की काजरी के निदेशक डॉक्टर OP यादव से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने 96वें स्थापना दिवस पर देश के कृषि वैज्ञानिकों को शोध और नवाचार के लिए कई तरह के टारगेट दिए हैं। 100 दिन का लक्ष्य रखा गया है और इन 100 दिन में कई तरह की न केवल वैरायटी रिलीज होगी बल्कि किसानों के हित में कई तरह के निर्णय भी लिए जाएंगे। अभी हमारे साथ केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर OP यादव मौजूदा है, बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई। ICAR का 96वां स्थापना दिवस 100 दिन का रोड मैप जो है उसमें आपके इंस्टीट्यूट का क्या टारगेट है? देखिए, नई पहल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने की है जिसके अंदर हर एक वैज्ञानिक को एक प्रोडक्ट, एक टेक्नोलॉजी, एक पब्लिकेशन या एक कोई अन्य नवाचार का टारगेट परिषद ने दिया है और इसके तहत हर वैज्ञानिक अपने अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से और इंस्टीट्यूट के मैंडेट के हिसाब से इसका पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है और ये बहुत अच्छी पहल है। और आने वाले समय में किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज़ को किसानों के खेतों तक पहुंचाना है, ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। अगर बात करें पर्टिकुलर काजरी की, तो आपने भी कई तरह के इनोवेशन किए हैं, तो आप कौन सा लक्ष्य अभी लेके चल रहे हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का? सबसे पहले तो हमारा जो क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज़ 2 मोठ बीन की हमारे यहाँ से अभी नोटिफाई हुई है, उनका ब्रीडर सीड का इंडेंट आ चुका है। अब किसान के खेतों पर वर्तमान खरीफ सीजन के अंदर हम उनका ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनाकर आगे किसानों को इसका बीज मुहैया करवाएंगे। इसके साथ साथ जो पुरानी जो मूंग की वैरायटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी गति से फैल रही हैं और साथ में समन्वित कृषि प्रणाली का जो हमारा नवाचार है वो लगभग अब हम अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 80 से 90% किसानों तक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल पहुंच चुका है। बाकी जो 10 से 20% किसान बचे हैं वहां तक हमारी पहुंचने की तैयारी पूरी है। और भविष्य में हम देखें, आप शोध और नवाचार के लिए लगातार काम भी करते रहते हैं, आपका विजन कई तरह के मामलों में किसानों को बेनिफिट देता है, तो अब आपसे नई उम्मीद देश के किसान कर रहे हैं। एरिड जोन के एरिया में पर्टिकुलर क्या नया ज़रूरत है जिसको करना चाहिए?
देखिए, जो क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं वो एरिड जोन में सबसे ज़्यादा हैं। इनको कम से कमतर करने के लिए आपको एक कोई सिंगल टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। आपको समन्वित प्रणाली के तहत आना होगा, जिसके अंदर यहाँ जो जल की उपलब्धता है उसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन, जो यहाँ की भूमि है उसके अंदर फर्टिलिटी बहुत कम है, उस फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए और किस तरह से एक से अधिक फसलें उगाकर जो रिस्क है फार्मिंग के अंदर उसको किस तरह से कमतर किया जाए, यही हमारे आने वाले समय के अंदर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेंगे। तो देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव, जिनका माना कि आईसीआर के 96वें स्थापना दिवस पर एक और जहां संस्थान द्वारा न केवल शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुसार शोध और अनुसंधान कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए आप जान लेते हैं मंडी भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। छत्तीसगढ़ की रायपुर मंडी में 20 जुलाई को धान का भाव था 2129 रुपए। 22 जुलाई को इसके भाव में 99 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 2030 रुपए हो गया। गुजरात की दाहोद मंडी में 20 जुलाई को धान का भाव रहा 1950 रुपए, जो कि 22 जुलाई को 30 रुपए टूटकर 1920 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी धान के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 22 जुलाई को इसका भाव 100 रुपए की गिरावट के बाद 3450 रुपए से 3350 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 20 जुलाई को धान का भाव रहा 2100 रुपए। 22 जुलाई को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 2130 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की फैजाबाद मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 जुलाई को धान का भाव रहा 2400 रुपए, जो कि 22 जुलाई को 400 रुपए की मजबूती के बाद 2800 रुपए हो गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238 लाख 15,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। यह उपज पिछले साल की तुलना में 119 लाख 40,000 टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357 लाख 55,000 टन रही थी। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 20 जुलाई को अरहर का भाव रहा 8,800 रुपए। 22 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल देखने को मिला और भाव 9,000 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में अरहर के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 20 जुलाई को यहाँ अरहर का भाव था 9,800 रुपए। 22 जुलाई को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 9,700 रुपए हो गया। कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में 20 जुलाई को अरहर का भाव रहा 11,750 रुपए, जो कि 22 जुलाई को 690 रुपए चढ़कर 12,440 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 22 जुलाई को अरहर का भाव 20 रुपए टूटकर 10,780 रुपए से 10,760 रुपए हो गया। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33,12,000 टन रही थी।
और देश भर की मंडी भाव के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसमी खेती पर। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए फिलहाल के लिए धान की नर्सरी की बुवाई रोक दें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान भी धान की रोपाई फिलहाल के लिए टाल दें। यहां के किसान खरीफ की धान, लोबिया और सब्जियों के खेतों से बारिश का फालतू पानी निकालें। ज्वार के खेतों में भी बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। दक्षिणी गुजरात में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। गन्ने के 4 से 5 पौधों को एक साथ बांध दें ताकि बारिश या हवा से गिरे नहीं। इतना ही नहीं, गन्ने के खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी करें। गुजरात के किसान साफ मौसम में मूंग, उड़द, बाजरा और अरहर की बुवाई कर सकते हैं। मध्य गुजरात में भारी बारिश की वर्तमान अवधि के बाद कपास, तिल और मूंगफली की बुवाई करें। इतना ही नहीं, मध्य गुजरात में मक्का, बाजरा और मूंग की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान सोयाबीन, मूंगफली और तिल की बुवाई करें। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की वर्तमान अवधि खत्म होने पर कपास, मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को सलाह है कि वो 3 से 4 दिन बारिश की संभावना को देखते हुए मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान कपास के खेतों में भी जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल। खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रियों का एक और नया जत्था पंथा चौक से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। पवित्र स्थल पहुंचकर वे अपनी आस्था से जुड़ेंगे और आशीर्वाद लेंगे। आतंकवादियों के ग्राम रक्षा समिति वीडीसी के घर पर हमला करने के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी के गुंडा इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रखा है। जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बना दिया। गोलीबारी के दौरान एक जवान के घायल होने की खबर है।
महाराष्ट्र में मुंबई शहर के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के रोहा में कुंडलिका नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक स्थल भी जलमग्न हो गया। और गुजरात के पोरबंदर शहर में लगातार बारिश के कारण जलभराव हो गया है। बुलडोजरों की मदद से जल निकासी को सुचारू किया गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पिछले 2 सप्ताह से लगातार भारी बारिश हो रही है और इसके विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 66 प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि उन्होंने शासन की जल कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।